मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमें दी गई है 120 किलो जूल पर मोल, और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट वो 240 है। यानी कि टोटल अगर एनर्जी चेंज देखेंगे मैग्नीशियम गैसियस एटम से मैग्नीशियम डाइवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट करने की, दोनों को सम कर दो 120 प्लस 240 360 आ गया। जब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा तो कितना ही है 1 मोल है, तो 1 मोल मैग्नीशियम गैसियस एटम को 1 मोल गैसियस मैग्नीशियम डाइवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए 360 चाहिए 1 मोल के लिए। आपके पास कितने ग्राम दिया है 1.2 ग्राम दिया है, तो आप इसे पहले मोल्स में चेंज कर लो, ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा 24, तो कितना आ गया मोल 0.05 आ गया। तो 1 मोल के लिए चाहिए कितनी 360, 0.05 के लिए कितना चाहिए होगा मल्टीप्लाई कर देंगे 18 किलो जूल, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आपको जा रहा है इफ यू आर गिवन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए गैस एक्स, कोई गैस एक्स है और एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स उस गैस के अंदर हैं, यानी कि 6.02 into 10⁻23, if half the atoms are converted into X gaseous cation, यानी कि जितने एटम्स थे उसमें से आधे जो है X gaseous cation में कन्वर्ट कर लिए गए बाई एनर्जी डेल्टा H, यानी कि जो एटम्स हैं हमारे पास वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हैं, और उनमें से आधे एटम को Xg को X गैसेस कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगी वो डेल्टा H लगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X पूछ रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो एक एटम की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर सारे एटम्स के लिए एंथैल्पी चेंज निकालोगे कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई डेल्टा H, और ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ये किसके लिए एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल एटम्स के लिए है। तो आपसे क्या चाह रहे हैं एक एटम के आयनाइजेशन एंथैल्पी चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे ये एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम्स में आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एक एटम की आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपके पास फर्स्ट वाला ठीक है। सब बच्चे देखिएगा, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड of a metal whose successive ionization energies are x, 2x, 5x and 20x and 25 kilojoule per mole respectively। देखिए आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो हैलाइड बनेगी ना, हैलोजन्स को हम x नेगेटिव से एक्सप्रेस कर देते हैं हैलोजन को। द फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हैलाइड ऑफ अ मेटल, कोई मेटल है जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या है x, 2x। आप देखिए सबसे ज्यादा चेंज कहाँ आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गया उसके लिए एनर्जी चाहिए थी x, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया उसके लिए क्या हो गया उसका अमाउंट डबल, तीसरे के लिए कितना हो गया 2.5 टाइम्स हो गया लगभग, बल्कि सॉरी हाँ 2.5 टाइम हो गया। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है कितनी ज्यादा बढ़ गई 3 टाइम्स बढ़ गई। देखिए यहाँ कितना बढ़ा 1 टाइम, यहाँ बढ़ा 2.5 टाइम, यहाँ 1 टाइम बढ़ा, यहाँ 2.5 टाइम बढ़ा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा है। वो कितनी है देखिए लगभग 4 टाइम्स है, और फिर यहाँ पे बहुत कम हो गई, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसको फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर हम चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। और ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि जो एलिमेंट है जो मेटल है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुश्किल से लूज करेगा। और अगर आप स्टेबल इसके हैलाइड की बात करेंगे तो ये मेनली M और ये 3 सॉरी M3 और हाइड्रोजन की तो 1 ही होती है वैलेंसी, तो ये MX3 टाइप का हैलाइड जो है वो आपका बनाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर इसका ठीक है।
फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, मैंने आपको बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन ये है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी पता करनी है, then you need to convert atom in its gaseous state. It has to be neutral, it has to be isolated, कोई दूसरा एटम अटैच ना हो। तो आप देखिए यहाँ तो सॉलिड में आ गया पहले वाला जो आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ सॉलिड में मरकरी तो बात नहीं बनेगी, यहाँ लिक्विड में तो नहीं बात बनेगी, थर्ड में गैसेस स्टेट में ये वाली बात फुलफिल हो रही है। तो एटम को न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसेस, यहाँ पे क्या हुआ कैटायनिक फॉर्म में, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, कौन, अच्छा इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है। तो मैं इनकी पोजीशन रिलेटेड थोड़ी सी बताता हूँ आपको। ये कार्बन आ गया, इसके पड़ोसी नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिलिकॉन आ गया और ये फास्फोरस आ गया। आपको मालूम है टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो एक बात तो क्लियर हो रही है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे छोटे साइज वाले की सबसे ज्यादा होगी, तो वो कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। उसके बाद उससे छोटा एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन तो उसके पहले वाले ग्रुप का मेंबर है, तो नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा, कार्बन। तो ये ऑप्शन तो यहाँ आ रहा है, देखो नाइट्रोजन फिर कार्बन। अब सिलिकॉन और फास्फोरस में साइज कितना छोटा होगा, फास्फोरस का, उसके बाद फास्फोरस एंड देन सिलिकॉन। सो ये ऑप्शन आपका 44 का थर्ड इज करेक्ट। The least electronegative element has the following electronic configuration, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का होगा। तो सब में p मिलास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो मुझे तो फोर्थ ऑप्शन ठीक लग रहा है, नोबल गैस वाला आ गया। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, ठीक है। इनकी ना तो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू शिफ्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इनकी कहाँ टेंडेंसी है, इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, राइट। तो ऑप्शन फोर्थ आपका ठीक हो जाना चाहिए। 46, which is chemically most active non metal, सबसे ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल आपको बताना है, तो ये फ्लोरीन रहेगा। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन करने की होती है। तो आप देखिए जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन चारों मेंबर्स में से सबसे ज्यादा रहेगी, और इसलिए ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर गेन करके, सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ कितना -1, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन में जाने की प्रॉपर्टी रखेगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। 0 से -1 हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन। और जब ये खुद रिडक्शन में जाएगा तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये बात आपको सीखनी है, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स। ऑक्सीजन से भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो फर्स्ट आपका हो जाएगा। 191, 578, 872 और 5962 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब लूज किया तो 191 एनर्जी चाहिए थी, दूसरे में बढ़ गया अमाउंट 578, तीसरे में भी बढ़ गया 872,
लेकिन जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई उसमें तो इसका अमाउंट काफी गुना बढ़ गया ना। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा थर्ड के बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में। यानी कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है, नोबल गैस जैसा हो जा रहा है, और इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन तो भैया आसानी से लूज कर देगा और उसके बाद बड़ी दिक्कत होगी। यानी कि इसका इसी कुछ ऐसा रहा होगा NH2NP1 टाइप का। यहाँ पे कोई भी नोबल गैस होगी, एक इलेक्ट्रॉन पी का चला गया, एक 2 इलेक्ट्रॉन एस के चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, फोर्थ निकालने के लिए नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो इसलिए इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप बोरॉन का केस देखें, एटॉमिक नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे आपने हीलियम ले लिया और फिर 2s2 2p1, ये वाली कंडीशन लगभग मान के चलें। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चले गए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको रहती है। ठीक है भाई शिखर, बात समझ में आ गई आपकी? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बताया भी आप, बताओ भी कौन है जो सबसे बढ़िया नॉन मेटल की तरह काम करता है? लेकिन आप अगर F और Cl में कंपेयर करेंगे तो Cl की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगी, भले ही साइज Cl का बड़ा है। ऐसा मैंने आपको बताया था, F छोटा एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो Cl की ज्यादा हो जाती है देन फ्लोरीन की। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन का ऑप्शन नहीं है तो फिर कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा आपका, बिल्कुल। नेक्स्ट कौन सा पूछ रहे थे आप? 47। क्वेश्चन नंबर 47 सब लोग देखिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर, सबसे बढ़िया मेटल कौन है? 4 मेंबर्स देखिए, मैं इनकी पोजीशन बताता हूँ रिलेटिवली आपको। दिस इज मैग्नीशियम, this is aluminium, this sodium, this is potassium, this is potassium, this is hydrogen, lithium, सोडियम, पोटेशियम, ये आ गया। और कौन है? बोरॉन है, बोरॉन यहाँ आ गया भाई, लिथियम वाले उसमें, ये इसमें आ गए, है ना, ये चीज़ है। ये फर्स्ट ग्रुप है आपके पास, ये सेकंड ग्रुप है और ये 13 ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा वो जानना चाह रहे हैं, तो बात समझ में आ गई। सबसे ज्यादा तो भाई किसका होगा? पोटेशियम का होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सबसे बड़ा साइज इन सब में और लेफ्ट साइड में पोटेशियम है। उसके बाद किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट ये इज, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है। तो सबसे ज्यादा किसका बताया? पोटेशियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का और बोरॉन का। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है आपका। ऑप्शन इतने अच्छे दे रखे हैं कि बच्चा पहली बार में पकड़ लेगी। पोटेशियम सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर तो एल्यूमिनियम होगा, बोरॉन तो नॉन मेटल है। तो इस तरह से 47 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर सोडियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, थर्ड पर बेरिलियम और सिलिकॉन मेटलॉइड है, और फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटलॉइड तो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो नंबर 4 पे ही, नंबर 5 पर ये, यानी कि ये ऑर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? तो एस ब्लॉक का होगा या पी ब्लॉक का होगा? आप जिंक, कॉपर और आयरन, इनकी पोजीशन अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो इनकी पोजीशन कहां पर है? इनकी जिंक कहां गया? ये रहा जिंक, देखिए जिंक ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। जिंक, कॉपर और कौन था? आयरन। ये सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं। थर्ड से लेकर के 12 तक कौन से ही आपके पास डी ब्लॉक मेंबर्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो स्ट्रोंशियम देखिए, ये है आपके पास सेकंड ग्रुप का मेंबर। तो इस तरह से जो
स्ट्रॉन्शियम है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो कहलाएगा। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो सेकंड वाला ठीक हो जाएगा, राइट। ये सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। और पूछिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो रेडियस है किसी भी आयन की वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा लगा पाते हैं, उतना जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होता है और साइज छोटा हो जाएगा। जबकि जब आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है, जिसमें बता रहे हैं कि जो आयनिक रेडियाई है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतना आयनिक रेडियाई कम होगी। ठीक है, और पूछिए।